कर लो बेटा, तुम हंस लो, है ना। इनका लोगों का रहता है कि ये इनके 2-3 काम होते हैं मुख्य मुख्य, जिनको इन सबको करना होता है ना। जिज्जी लोग देखो, ये अभी व्यस्त है, इनको एक सवाल दे दिया तो ये अभी भी व्यस्त है, अभी हिस्ट्री की क्लास में पहुंची नहीं है ये, वो हंस रही हैं। इनको खाने से मतलब है, इनको पेन चबाने से मतलब, सबका अपना अपना उद्देश्य है। लड़के लोग शांत बैठे हुए हैं, लड़कों को कोई नहीं है ना। लड़कियां लोग, इनका अपना अपना उद्देश्य है, घर से लेकर के आई है कि यहाँ जाके इतना प्रपंच करना है ना। किसी को पेन चबा जाना है, किसी को खाना समोसा खाना है, समोसे की बातें हो रही हैं। कोई लोग सवाल में जुटे पड़े हैं कि अभी मैथ की क्लास ख़त्म हो चुकी है, फिर भी हिस्ट्री की क्लास में भी मैथ लिए जुटे पड़े हैं। सबका अपना अपना उद्देश्य है। लड़के लोग मुक्त हैं, ऐसा लगता है बहुत भगवान बुद्ध हो चुके हैं सब, है ना, मोक्ष को प्राप्त कर चुके हैं, तत्व तो ज्ञान इनको प्राप्त हो गया है, ऐसे हैं, मतलब ही नहीं। हाँ इनका कहना है कि तत्व ज्ञान प्राप्त हो चुका तो सब लेखना कर ले यानी मतलब मारने पे तुली हुई है, निपट जाए कैसे। देख लो कितना आक्रोश है तुम लोगों के लिए, अंदर कितनी अंदर से आग है कि कैसे ख़त्म हो ये लोग ख़त्म हो जाएंगे तो षष्ठी पे अकेला राज करेंगे, है ना, दुनिया से मुक्त हो जाएंगे पूरा। रजिया सुल्तान बनना चाह रही हैं ये सब, है। इतिहास में हम लोग पढ़ रहे थे अशोक को, है ना। अशोक को हमने देखा था, अशोक का एक वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया जिसमें हमने अशोक के बारे में बताया था, है ना, कलिंग का युद्ध करवाया था, अशोक का साम्राज्य दिखाया था, वो सारी वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। पर दूसरा वाला वीडियो हमने रिकॉर्ड किया था जिसमें अशोक के बहुत सारे शिलालेखों के बारे में, है ना, जितने भी अभिलेख अशोक ने लिखवाए उसके बारे में हमने लिखा है ना, वो हमने देख लिया। अब हम देखेंगे अशोक का आगे का क्या कार्यक्रम है। अभिलेखों के बारे में अगर देखोगे तो अशोक ने बहुत सारे अभिलेख लिखवाए हैं, पढ़ते ही रहोगे, हजारों की संख्या में है अभिलेख, है ना। तो इतने सारे पढ़ोगे तो पढ़ते ही रह जाओगे। जैसे एक अभिलेख अभी भी और छूट रहा है, जैसे इसको कहते हैं सरेकुना अभिलेख। कौन सा अभिलेख? सरेकुना, सुना है नाम? नहीं सुना? इसकी विशेषता क्या है पता है? इसको क्यों बता रहे हैं तुमको? सरेकुना अभिलेख, इसमें क्या है स्पेशल? ये जो सरेकुना अभिलेख है ना, ये 2 भाषाओं में लिखा गया है, 2 लिपियां हैं इसमें लिखने के लिए। हमने बताया अलग अलग जो अभिलेख हैं अलग अलग स्थानों पर अलग अलग लिपियों में लिखे गए हैं, है ना। पर यह अभिलेख जो है एक ही स्थान पर 2 लिपियों में लिखा गया है। कौन कौन सी लिपियों में? आरमाइक और ग्रीक 2 लिपियों में लिखा गया। किन लिपियों में? हाँ, आरमाइक और ग्रीक। तो क्वेश्चन ये बहुत आता है कि अशोक का द्विभाषीय अभिलेख कौन सा है? द्विभाषी समझते हो जी? 2 भाषाओं में लिखा गया है ना, एक ही अभिलेख पे 2 प्रकार की भाषाएं मिली है उससे, उसको कहते हैं द्विभाषीय अभिलेख, है ना। तो अशोक का द्विभाषीय अभिलेख कौन सा है? सरेकुना अभिलेख। अच्छा, ये कहाँ पाया जाएगा? यूनान में पाया जाएगा। इधर अफगानिस्तान में भी तो पाया जा सकता है क्योंकि आरमाइक भी तो है। जो चाहिए इनका कहना, जो पैराग्राफ बड़ा लिखा होगा जिस लिपि में वही का होगा। लॉजिक देख रहे हो, मतलब कुछ भी। ठीक है, तो सरेकुना अभिलेख के बारे में पता लग गया कि ये द्विभाषी है। कैसा है? द्विभाषी है। एक अभिलेख और है कलिंग अभिलेख। अशोक का तुमको हमने बताया था एक अभिलेख जो 13वां अभिलेख था बड़े अभिलेखों में, है ना, जो जिसको कहते हैं चतुर्दश अभिलेख, उनमें से जो 13वां अभिलेख था उसमें हमने बताया था अशोक के कलिंग के युद्ध के बारे में। वहाँ पे मैंने बता दिया था कि युद्ध के बारे में जानकारी नहीं दी उसमें। हाँ नहीं, उसमें थोड़ा करेक्शन कर लेना कि उस 13वें अभिलेख में युद्ध के बारे में ही जानकारी दी गई है ना। उसमें उसने लिखा है कि कलिंग में एक छोटा मोटा सा राजा था जिसको मैंने परास्त कर दिया, है ना। मतलब अपनी ज़्यादा चर्चा नहीं की उसने, अपनी ज़्यादा तारीफ नहीं की, पर यह जरूर बताया कि इसमें कलिंग का युद्ध मैंने किया है ना। कौन से अभिलेख में? 13वें अभिलेख में, है ना। फिर उसने एक कलिंग में जाकर के अभिलेख लिखवाया क्योंकि कलिंग तो जीत लिया था, अभी कलिंग इसके साम्राज्य में आ गया तो कलिंग इसी के अंदर है। तो कलिंग में भी इसने अभिलेख लिखवाए। कलिंग में जो अभिलेख लिखवाया इसको कहते हैं कलिंग का अभिलेख। कौन सा अभिलेख? कलिंग का अभिलेख। अब बताओ, कलिंग में जाकर जहां सोचो इतना मारकाट इसने की है, वहां जाकर के क्या लिखवाएगा इस अभिलेख में? ये लिखवाएगा कि हमने मारा है तुम लोगों को, है, मारपीट कर दी एकदम, तुम लोगों को तबाह कर दिया है, मुंडियां काट डाली हैं। बताओ ये लिखेगा? क्या लिखेगा? सोचो, इस धरती पे मार काट करने के बाद इसी धरती पे एक अभिलेख लिखवाता है अशोक और उसमें लिखता है कि ये धरती मेरी नहीं, हर जगह माँ नहीं होती धरती, हर जगह हर कोई सुनी सट्टी थोड़ी ना होता है ना, कि जहाँ कहीं भी वो ये धरती मेरी माँ है, क्या है ना। उसने कहा ये धरती मेरी संतान है,
है ना। क्या कहा, कहा क्या कहा, समस्त संसार मेरी संतान के स्वरूप है। क्या है, क्या है, समस्त संसार मेरी संतान है ना। ये उसने कहा, क्या कहा, समस्त संसार मेरी संतान है और मैं एक माँ की भांति इसका पालन करता हूँ, एक माँ की तरह अपने सभी व्यक्तियों की खुशी के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। ठीक है। उसने कहा जैसे एक माँ एक धाय माँ को नियुक्त करके, धाय माँ जानते हो जो पालन पोषण करती है, राजा महाराजा के यहाँ रानियाँ अपने बच्चों का पालन पोषण नहीं करती थी तो धाय माँ नियुक्त कर देती थी। तो उसने कहा जैसे एक माँ एक धाय माँ को नियुक्त करके मुक्त हो जाती है, उसी प्रकार मैंने राजुक की नियुक्ति कर दी है और अब मैं मुक्त हो चुका हूँ, है ना। राजुक के पास इतनी शक्तियाँ होंगी कि वो अच्छे लोगों को पुरस्कृत कर सके और बुरे लोगों को दंड दे सके। ये बात उसने किसमें कही है, कलिंग के अभिलेख में, है ना। तो कलिंग के अभिलेख में युद्ध की जानकारी नहीं है ना। उसने अच्छी बातें बताई। एक राजा का कर्तव्य भी होता है कि वो अपने जनता के प्रति सोचे, उसके भले के लिए कहे। तो उसने भी कहा कि मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि मेरी जनता खुश रहे, है ना। उसके अच्छे की कामना करता है कौन, अशोक करता है ना। तो अशोक ने ये सारी चीज़ें कही। ठीक है। अब बात करते हैं अशोक के धम्म के बारे में। धम्म समझते क्या होता है, तुम लोग बताओ धम्म क्या होता है। क्या धम्म धर्म है जिज्जी, बताओ। यस सर, यस सर, धर्म है। क्या है, देखो अशोक ने नैतिकता को सिखाने के लिए जो नियम कानून बनाए उसी को उसने धम्म कहा। क्या कहा, क्या कहा, नैतिकता को सिखाने के लिए, है ना। नैतिकता को सिखाने के लिए बनाए गए कानून, है ना। ये कानून क्या कहलाए, धम्म कहलाए। नैतिकता को सिखाने वाले कानून क्या कहलाए, धम्म कहलाए। धम्म का सीधा तात्पर्य तुम धर्म से निकाल सकते हो। किससे, धर्म से। धर्म क्या होता है, धर्म भी तो यही होता है। नैतिकता सिखाता है समाज में किस प्रकार रहना है, कौन सा समाज कौन से नियम को फॉलो करेगा, वही तो सब है धर्म। वो भी ऐसे कानून बना दिया, नियम बना दिया। कानून नियम एक ही बात है ना। उसने नियम बना दिया, कानून बना दिया कि इसके अकॉर्डिंग चलना चाहिए। नैतिकता सिखाई समाज में। नैतिकता मतलब क्या, अच्छी चीज़ें, अच्छी चीज़ें सिखाई, है ना। तो वही कहलाया उसका धम्म। ठीक है। कितना भी कोई भी धर्म ले लो, वो अच्छी अच्छी बातें ही सिखाता है। कोई भी धर्म तुम उठा के देख लो, उसमें अच्छी बातें सिखाई जाएंगी कि जीवों पे हत्या मत करो, लोगों की मदद करो, अच्छी अच्छी बातें हर धर्म में सिखाई जाएंगी। चाहे तुम कोई भी ले लो, सनातन, इस्लाम, बौद्ध, जैन, कोई भी धर्म लोगे, सब में एक ही बात बताई जाती है। ठीक है। तो इसने भी कहा नैतिकता को सिखाने के लिए इसने जो उपदेश दिए, अपने जो विचार दिए, जो कानून दिए, उनको क्या कहा गया, धम्म कहा गया। अशोक का धम्म, है ना। अब अशोक के धम्म के बारे में इसमें बताया क्या क्या उसने पहला बताया कि माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। क्या करना चाहिए, माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। और क्या करना चाहिए, और बताया इसने कि ब्राह्मणों, क्या बताया, ब्राह्मणों एवं भिक्षुकों, भिक्षुक जानते हो क्या होते हैं, सनातन में ब्राह्मण होते हैं जो पूजा पाठ करते हैं, है ना, और बौद्ध में भिक्षुक होते हैं, है ना। तो ब्राह्मणों और भिक्षुकों का आदर करना चाहिए। क्या करना चाहिए, किसने कहा, अशोक ने। अशोक की यही सारी चीजें हैं जो दिखाता है कि अशोक सहिष्णु है। अपने धर्म जो बौद्ध धर्म है उसके प्रति, लोगों के प्रति तो रहता ही है सहानुभूति उसकी, दूसरे धर्म के लोगों के प्रति भी उसकी सहानुभूति है। वो कहता है ब्राह्मणों के प्रति भी हमको आदर का भाव रखना चाहिए, बौद्ध भिक्षुकों के प्रति भी हमको आदर का भाव रखना चाहिए, है ना। और क्या कहता है, माता पिता की आज्ञा का हमको पालन करना चाहिए। करना चाहिए नहीं करना चाहिए। दूसरा उसने बताया कि दास, दास लोग जो होते हैं, दास जानते हो क्या होता है, हाँ सेवक कह सकती हो। दास वो होते हैं, सेवक को तुम ऐसे कह सकती हो, सेवक वो जो सेवा करता है उसके बदले में सैलरी लेता है। दास क्या होता है, जो सेवा तो करता है पर उसके बदले में उसको सैलरी नहीं मिलती, केवल खाने पीने भर का इतना मिलता है, वो दास हो जाता है ना, उसके अधीन होता है मालिक के, है ना। हाँ गुलाम कह सकते हो, दास वो गुलाम, है ना। अलग अलग भाषा के अलग अलग शब्द, है ना।
तो दास तथा सेवकों के प्रति उदार भावना रखनी चाहिए। क्या रखना चाहिए? उदार भावना मतलब उनके प्रति हमको सॉफ्ट रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उनके प्रति अत्याचार करें या हम दास हैं तो उनको हम बहुत ज़्यादा नीचीहीन भावना से देखें, तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। उसने कहा कि सबके प्रति हमको अच्छी भावनाएं रखनी चाहिए, ठीक है, किसी को सताना नहीं चाहिए। उसने एक और बात बताई, इसने अपना एक निर्देश दिया कि इस प्रकार से लोगों को रहना चाहिए कि जियो और जीने दो। क्या कहा? जियो और एयरटेल। क्या जियो और एयरटेल? जियो और एयरटेल दो, ठीक। इसने दो चीजें बताई। क्या बताया? जियो और एयरटेल दो। क्या बताया? जियो और जीने दो, ठीक है। कहा कि खुद तो शांति से जियो, दूसरों को भी जीने दो। किसी को सताओ मत। सताने से क्या होगा? तुमको लगेगा कि तुमने बहुत कुछ अचीव कर लिया है, तुम्हें अंदर से आएगा ऐसा कि तुम हो गए, शासक हो गए, उसके ऊपर हो गए, पर ऊपर कोई नहीं होता। वो कहता मैंने इतना साम्राज्य जीता है, मुझे शांति तब मिली जब मैंने बौद्ध धर्म को अपना लिया, है ना। मुझसे ज़्यादा तो तुम साम्राज्य बना नहीं पाओगे। किसी को सताओगे, कोई दास होगा तुम्हारा, कोई सेवक होगा, उसको सताओगे, अशोक तो हो नहीं जाओगे। और अशोक हो भी गए तो अशोक को क्या मिला? इतना बड़ा साम्राज्य इकट्ठा करने के बाद मन में अशांति। उसके बाद वो परेशान हुआ घूम रहा है, कलिंग पे विजय प्राप्त कर ली। क्या मिला मुझे? इतने लोगों को मैंने काटा, इतने लोगों को मार दिया, कुछ नहीं मिला मुझे। तो तुम्हें भी कुछ नहीं मिलने वाला। तुम्हें भी लोगों के प्रति उदार भावना रखनी चाहिए। अंदर से जो शांति आएगी, जो अंदर से खुशी आएगी, वही तुम्हारे लिए वास्तविकता है। बाकी जो बाहर से दिखावे की है सब बेकार है ना। तो दूसरों के प्रति हमको हीन भावना तो बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए। रखनी चाहिए? नहीं रखनी चाहिए, ठीक है। उसने अपने अर्थव्यवस्था, ऐसा सोचो उसके समय में जो अर्थव्यवस्था होगी वो काहे पे डिपेंड होगी? जी बताओ। कि जब मगध का साम्राज्य था, मौर्य काल चल रहा था, तो उस समय अर्थव्यवस्था किस पे डिपेंड होगी? अर्थव्यवस्था का लीडर ये तो हो गया, धर्म हो गए। अब देखो अर्थव्यवस्था, मौर्य काल में अर्थव्यवस्था किस पे डिपेंडेंट होगी? बताओ। हाँ, कार्य पर, मतलब काम करो पैसे पाओ, बस, है ना, बस इसी पे पूरी अर्थव्यवस्था इसी पे होगी। सर्विस सेक्टर पे ही पूरी अर्थव्यवस्था डिपेंड होगी। बोलो, आज के समय में अर्थव्यवस्था किस पे डिपेंड करती है? ये देखो, इन लोगों को कुछ आइडिया ही नहीं है, कुछ भी आइडिया नहीं है। एक तो आज के समय में कृषि पे है, दूसरा इंडस्ट्री पे है, और तीसरा सर्विस सेक्टर पे। 3 सेक्टर पे हमारी अर्थव्यवस्था डिपेंड करती है ना। इसकी अर्थव्यवस्था किस पे डिपेंड करती होगी? इसकी कृषि पे होती होगी। चलो मान लेते हैं उस समय कृषि होती थी, कृषि पे डिपेंड करती होगी। और क्या उस समय इंडस्ट्रियां होती होंगी? बिजनेस होता होगा? कॉमन सेंस लगाओ, कॉमन सेंस। मगध क्या है? महाजनपद। महाजनपद कैसा समय है? शहरी। बहुत पहले हुआ करता था सिंधु सभ्यता शहरी, फिर वैदिक सभ्यता आई तो ग्रामीण हो गया, फिर उसके बाद में महाजनपद काल आया, फिर से शहरी हो गया। हमने देखा कोई भी सभ्यता है जो अपने चरम पे पहुंच जाती है तो उसका विनाश होता है। सिंधु सभ्यता देखो कितने ज़्यादा चरम पे पहुंच गई थी, इतनी ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें, सब कुछ तुमको हर चीज़ व्यवस्थित मिलेगी सिंधु सभ्यता की। शहरी सभ्यता इतने ज़्यादा चरम पे पहुंच गई थी, फिर उसके बाद उसका विनाश हुआ और अचानक से बिल्कुल सब ध्वस्त हो गया और नई सभ्यता का शुरुआत हुआ, उसको कहते हैं वैदिक सभ्यता। फिर वैदिक सभ्यता इतनी आगे बढ़ गई, तंत्र मंत्र सब बढ़ गया, अपने चरम पे पहुंच गई वैदिक सभ्यता, फिर उसका भी विनाश हुआ। दोबारा से फिर से शहरी सभ्यता चालू हुई, महाजनपद काल, फिर से शहरी सभ्यता। आज हम लोगों को देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़माने में आ गए हैं, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, है ना जी? क्या होता है कृत्रिम बुद्धिमत्ता? हाँ, मानव द्वारा समझ लो एक हिसाब से एक ब्रेन का निर्माण कर लिया गया है ना, जो अपने हिसाब से सोच सकता है। कुछ प्रोग्राम उसमें ऐसे सेट कर दिया गया जिसके अकॉर्डिंग वो खुद सोच सकता है, उसमें किसी आदमी को निर्देश देने की जरूरत नहीं है। जैसे कंप्यूटर में कमांड देते हो तभी करता है काम, उसमें कमांड देने की जरूरत नहीं है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा, अपने आप काम करता रहेगा, है ना, वो सारी चीज़ें समझ सकता है। हमने वो सब बना लिया है, मतलब हम लोग भी अपने चरम पे पहुंच चुके हैं,
ये सभ्यता भी अपने चरम पे पहुंच चुकी है। अब क्या होगा? हाँ, तो मरने के लिए तैयार हो जाओ तुम सब लोग, ठीक है। तो अभी विनाश होगा। तो कृषि पे डिपेंडेंट थी अशोक की अर्थव्यवस्था। और क्या था मौर्य काल में? और अर्थव्यवस्था किस पे होगी? पशुपालन होगा या नहीं होगा? व्यापार होता था मौर्य काल में, सोच लो। व्यापार से तात्पर्य विदेशी व्यापार से डायरेक्ट होता है। विदेशी व्यापार के पूरा तुमने मौर्य परंपरा पढ़ा, कहीं पे तुमको मिला? साक्ष्य नहीं मिले तुमको, है ना। जिसके साक्ष्य नहीं है उसको हम मानते नहीं। हालांकि फैला वो ग्रीक तक था, पर जब तक उसके साक्ष्य हमको नहीं मिलेंगे तब तक हम नहीं मानेंगे। लेन देन हुआ है ना, लेन देन तो हुआ है, हाथी हमने दिए हैं, है ना। हाँ, वस्तु विनिमय हुआ है, उधर से हमने भी कुछ लिया है, सारी चीज़ें, है ना। लेकिन व्यापार के साक्ष्य नहीं है। व्यापार कब होता है? जब उसके बदले में मुद्रा हमको मिले। मुद्राएं हमको मिली किसी के बदले में? कहीं पे हमने पढ़ा ही नहीं। तो जिसके साक्ष्य नहीं है उसके बारे में जानकारी नहीं है, हम रखेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे नहीं, है ना। हम देखेंगे अशोक के समय में कृषि तो होगी नहीं होगी? तो कृषि तो पक्का है ना। दूसरा, पशुपालन होगा या नहीं होगा? कितनी भी ज़्यादा शहरी सभ्यता हो जाए, पशुपालन तो रहेगा ही रहेगा, है ना। पशुपालन चलेगा, है ना। तो पशुपालन तो है। अच्छा बताओ, क्या अब कारखाने वगैरह बनेंगे? हमने बताया था महाजनपद काल कब बनेगा। महाजनपद काल की शुरुआत ही कब होगी? जब उत्तर प्रदेश के अतिरंजी खेरे से मिलेगी लोहे की शुरुआत होगी, जहाँ से। तो उत्तर प्रदेश के अतिरंजी खेरे से हमको मिला लोहा। फिर लोहे से बनेंगे लोहे के औजार। क्या बनेंगे? औजार, हथियार और भी सामान जो भी घरेलू यूज़ के हैं, सब कुछ बनने लगा। मतलब क्या है? कहीं कारखाने भी बनेंगे, घर में बनाओगे तो कारखाने बन चुके होंगे, है ना। और फिर अब क्या होगा? व्यापार होगा। तो कारखाने भी थे, है ना। धीरे धीरे विकास होना चालू हो चुका था। तो इसकी अर्थव्यवस्था किस पे डिपेंड करती थी? कृषि पे, पशुपालन पे और कारखानों पे। कारखाने लग चुके थे। इसके समय में संगठन हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे? संगठन हुआ करते थे। कौन कौन से संगठन जो हो गए? यहाँ पे लिख दे इधर। इसे अभी पार्टियां बन जाती हैं ना। पार्टियां क्या है? एक प्रकार का संगठन है, कुछ लोग मिलकर बना देते हैं, है ना। तो संगठन इसके समय में 3 प्रकार के थे: श्रेणी, निगम और सार्थ हुआ। क्या होते थे? बोला करो तुम लोग। श्रेणी, निगम और सार्थ हुआ। 3 प्रकार के संगठन। संगठन समझते हो क्या होता है? लोगों का ग्रुप, है ना। अगर कोई विशेष उद्देश्य से बनाया गया कोई एक ग्रुप है, एक गुट है, किसी विशेष काम को ही करने के लिए, तो क्या कहलाएगा? संगठन कहलाएगा। तो जैसे ये श्रेणी वाला बनाया गया, सबके अलग अलग नाम दे दिए गए, श्रेणी, निगम, सार्थ हुआ। अलग अलग प्रकार के ये संगठन है। तो ये सारे संगठन किस किस चीज़ के लिए होंगे? श्रेणी अगर एक संगठन है तो किस चीज़ के लिए होगा? ये अगर ग्रुप है तो ये किसका ग्रुप है? शिल्पकारों का ग्रुप है। किसका ग्रुप है? इसके समय में शिल्पकार बहुत अच्छे अच्छे हुआ करते थे। इतने अच्छे शिल्पकार नहीं होते तो क्या सांची का स्तूप बनता? क्या वैशाली का स्तंभ बनता? बोलो। क्या सारनाथ का स्तंभ बनता? बोलो। नहीं बनता, है ना। सिंपल सी बात है ना। तो शिल्पकार अच्छे अच्छे रहे होंगे, इसलिए उसने शिल्पकारों का एक ग्रुप बना दिया, एक समूह बना दिया, या कह सकते हो एक विभाग बना दिया, है ना। उसको क्या कहा गया? हाँ, तो विभाग ना कह करके इसको संगठन बताओगे तो अच्छा लगेगा, है ना। विभाग अलग हो जाएंगे, अभी विभाग पढ़ाएंगे इसके, है ना। तो शिल्पकारों का एक संगठन हो गया, जिसको क्या कहते थे? श्रेणी कहते थे। निगम क्या है? आगम, निगम। आगम निगम क्या होता है? हिंदी का शब्द है आगम और निगम, जिसको आयात और निर्यात कहते हो। आयात निर्यात कौन करता है? व्यापारी। तो व्यापारियों का जो संगठन होगा क्या कहलाएगा? वो क्या कहलाएगा? निगम कहलाएगा। व्यापारियों का संगठन निगम कहलाएगा, है ना। अब बात आती है सार्थ हुआ। सार्थ हुआ क्या होते होंगे? उस समय तुमको इंटरनेट का जमाना तो था नहीं कि कुछ भी व्यापार करने के लिए अमेजोन पे बेच दिया या वहीं से खरीद लिया, है ना, फ्लिपकार्ट पे बेच दिया। ऐसा होता कुछ नहीं होता था कि ऑनलाइन बुकिंग कर दी किसी चीज़ की, ऐसे व्यापार होता होगा, है ना। तो ऐसे तो कोई चांस है नहीं। व्यापार करने के लिए तुमको एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता होगा। और इसके समय में लुटेरे बहुत हुआ करते थे। मौर्य वंश के समय में लूटा बहुत ज़्यादा था। कुछ इतिहासकारों ने तो मौर्य वंश में ही जो इनकी सेना थी,
अशोक की सेना को ही लुटेरों का झुंड कह दिया। कहा कि अशोक की सेना सेना नहीं है, लुटेरों का झुंड है ना। तो इससे तुम समझ सकते हो उस समय लुटेरों का प्रकोप बहुत ज़्यादा रहा होगा, है ना। तो लुटेरों का जब खौफ होता है तो तुमने मार्को पोलो की कहानी पढ़ी है ना। तो उसमें देखो चलते बहुत लोग हैं, पहुंचता अकेले वो ही है। सब लोग बीच में मारे जाते हैं, कुछ भूख से, कुछ लुटेरों से लूट लिए जाते हैं, है ना, कुछ मार दिए जाते हैं। सामान लूट लोगे तो फिर भूख से मर जाएंगे लोग। तो पूरा पूरा काफिला चलता था एक साथ में। काफिला चलेगा एक साथ में, बहुत ज़्यादा लोग होंगे तो सुरक्षित रहोगे, कुछ हद तक तुम्हारा बचाव होता रहेगा उसमें। इसीलिए जो काफिला चलता था व्यापार करने के लिए, उस काफिले को क्या कहते थे? काफिले को क्या कहते थे? सार्थवाह कहते थे, है ना। समझ में आया? आसान आसान चीज़ें हैं, थोड़ा धीरे धीरे बता रहा है जिसमें तुम लोग समझ सको, याद कर सको, ठीक है। अच्छा ये बताओ, उस अशोक के समय में जो शिक्षा होगी, अर्थव्यवस्था तो देख ली हमने, शिक्षा का केंद्र कहाँ क्या होगा? अशोक की राजधानी क्या है? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र कहाँ पर पड़ता है? बिहार में। तो शिक्षा का केंद्र कहाँ पे होगा? बिहार में। मतलब जो हम कह दें वो सही, सब सही। जय हिंद हो गया। बताओ। हाँ पाटलिपुत्र में होगा। अरे जी थोड़ा कॉमन सेंस लगाया करो। जहाँ पे बच्चे होंगे वहाँ पे स्कूल। अभी आज के समय में शिक्षा का केंद्र क्या है? अगर इंजीनियरिंग की शिक्षा का केंद्र देखोगे तो कोटा, मेडिकल्स के लिए देखोगे कोटा राजस्थान, है ना। सिविल सर्विस के लिए देखोगे तो दिल्ली मुखर्जी नगर, है ना। उत्तर प्रदेश में देखोगे तो प्रयागराज, है ना। तो शिक्षा के अलग अलग केंद्र हैं, है ना। हर जगह तो नहीं है, तुम्हारे यहाँ हरदोई में नहीं है, तुम्हारे क्षेत्र में तो एक भी कोचिंग नहीं है, अमी को छोड़ के, है ना। हमसे पहले यहाँ होता ही नहीं था, कुछ होता था इससे पहले तो कुछ होता ही नहीं था यहाँ पे। हमने शुरुआत की है यहाँ पे पहली। अब भले बाद में कोई और आ जाए, है ना। तो शिक्षा के लिए केंद्र है, तो जहाँ पे ज़्यादा लोग आने लगते हैं फिर वहीं पे सारे लोग जाने लगते हैं, है ना। हर जगह पे शिक्षा नहीं हो पाती है क्योंकि लोगों की प्रवृत्ति ऐसी होती है। जहाँ पे यहाँ पे मैंने कोचिंग स्टार्ट कर दी, अब लोग स्टार्ट कर देंगे और आ जाएंगे और भी बन जाएंगी कोचिंग यहाँ पे। लेकिन शुरुआत कोई नहीं करना चाहता क्योंकि शुरुआत में रिस्क ज़्यादा होता है ना। तो अभी यहाँ पे 2-4 और आ जाएंगी तो 5-10 और आने में कोई देर नहीं लगेगी, जल्दी आ जाएंगी। एक कंपनी यहाँ पे आ जाए तो 2-4 कंपनियाँ और आने में टाइम नहीं लगेगा। लेकिन पहले कौन आएगा? क्योंकि पहले में तो रिस्क होता है ना, बच्चे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, है ना, सब कुछ करना पड़ेगा उनके लिए। तो एक बार बच्चे आने लगेंगे तो फिर वहाँ पर शिक्षा का केंद्र बन जाएगा, फिर वहाँ पे बहुत सारे स्कूल, विद्यालय, कोचिंग सेंटर सब बन जाएंगे, है ना। तो ऐसे ही शिक्षा का केंद्र हर जगह तो रहा नहीं होगा। तुम्हारे हिसाब से शिक्षा का केंद्र क्या होगा उस समय? थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, शुरुआत से देखो। मगध, तक्षशिला, है ना, क्योंकि चाणक्य कहाँ प्रोफेसर थे? तक्षशिला में, वही तो पढ़ाते थे। तो शिक्षा का केंद्र तो रहा होगा क्योंकि वो विश्वविद्यालय है उस समय का। तो सबसे इस समय में मौर्य काल में शिक्षा का केंद्र क्या है? तक्षशिला है। क्या है? तक्षशिला, ठीक है। तो मौर्य काल में तुमसे अगर पूछा जाए शिक्षा का केंद्र तक्षशिला, कोई डाउट है किसी को? पूरा हो जाएगा, बहुत आसान तो है। अगर द्विभाषी तुमसे अभिलेख पूछा जाए तो कौन सा हो जाएगा? सरेकुना। कलिंग अभिलेख में पूछा जाए क्या कलिंग युद्ध के बारे में जानकारी दी गई है? नहीं दी गई है। कलिंग युद्ध के बारे में जानकारी कहाँ मिली है? 13वें अभिलेख से। अच्छा 14वें अभिलेख में क्या है? माफीनामा, है ना, कि जो भी छूट रहा है, मैंने जो और भी बहुत सारे काम कराए हैं, अगर इसमें नहीं लिखे गए किसी अभिलेख में तो उसकी मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। कराए मैंने बहुत सारे हैं, और अगर लिखने में कोई गड़बड़ी हो रही है ना, कोई गलती होती है तो उसके लिए भी हम जिम्मेदार नहीं हैं। ये माफीनामा कहीं दूर दूर से लग रहा है तुमको? घोषणा पत्र लग रहा है ना। ये घोषणा पत्र लग रहा है कि मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। जिम्मेदारी किसकी है? लिखने वाले की है, ठीक है। इतना अच्छा तुम भी लोग भी लिख लो। अगर तुम्हारे लोगों की लिखने में कोई गलती हुई तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है, छापो। अच्छा तुम लोगों को पता है अशोक के समय में सेना कैसी रही होगी? स्थायी होगी या अस्थायी? स्थायी और अस्थायी सेना समझते हो? अस्थायी होगी। अस्थायी सेना वो होती है जिसमें सैनिकों को वेतन नहीं दिया जाता है, ठीक है। हाँ, वेशभूषा भी नहीं होती, वो ट्रेंड भी नहीं होते सैनिक। किसान लोग ही होते हैं, आम जनता ही होती है। जब युद्ध की माहौल आ जाता है तब घोषणा करा दी जाती है कि सब लोग लड़ने चलो, जितना जीतेंगे सब में बांटा जाएगा, है ना। स्थायी सेना क्या होती है? उनको परमानेंट सैलरी देनी होती है, चाहे युद्ध हो चाहे ना हो। वो ट्रेंड होते हैं, ट्रेनिंग करे होते हैं। तुम्हें क्या लगता है अशोक के समय में कैसी सेना होगी? स्थायी होगी या अस्थायी? बताओ। सैन्य व्यवस्था के बारे में अगर हम लोग देखें
तो अशोक के समय में सैन्य व्यवस्था कैसी होगी, स्थायी या अस्थायी? घनानंद के समय में स्थायी और अस्थायी दोनों सेनाएं होती थी। घनानंद इतना खच्चर सेनापति था या इतना खच्चर शासक था कि उसने जो अस्थायी सेना लगा रखी थी, कभी भी युद्ध पे जाता था उसको आगे भेज देता था, बहुत सारे लोगों को ले जाता था, सबको बुला लेता था, यार सब लोग चलो लड़ने के लिए, सब जीतेंगे, सबको बांटेंगे। अस्थायी सेना को आगे भेज देता था, और जब अस्थायी तौर पे उनको इतना ट्रेनिंग तो होगी नहीं, किसी भी सेना से लड़ेगा तो मरेंगे। शुरुआत में बहुत सारे लोग इसके मर जाते थे, दूसरे दुश्मन की सेना लड़ते लड़ते थक जाती थी, उसके बाद में स्थायी सेना ये भेजता था कि लड़ते लड़ते थक चुके हैं अभी, अब जीत लेंगे। तो वो ऐसे उसकी स्ट्रेटजी थी कि उसके अपने लोग मर रहे हैं, उसको कोई टेंशन नहीं थी, उसको युद्ध जीतना था। तो ऐसे ऐसे भी शासक हुए। अशोक के समय में सेना कैसी होगी? अशोक तो युद्ध नहीं हारता है, तो स्थायी होगी, है ना। पर इससे जस्ट पहले घनानंद था तो वहाँ अस्थायी भी चलती थी, तो अस्थायी भी होगा, है ना। तो यहाँ पे सैन्य व्यवस्था कैसी है? स्थायी भी है और अस्थायी भी है ना। तो दोनों ही सैन्य व्यवस्थाएं यहाँ पे हैं, ठीक है। स्थायी भी है और अस्थायी भी है, दोनों को समझ में भी आ गए कि स्थायी क्या होता है, अस्थायी क्या होता है, ठीक है। आप देखते हैं प्रशासनिक व्यवस्था। प्रशासनिक व्यवस्था, प्रशासन करने के लिए इसने बहुत सारे विभाग बनाए। क्या बनाए? विभाग बनाए। कृषि के लिए अलग विभाग बनाया, पुलिस के लिए अलग विभाग बनाया, है ना। तो विभागों को क्या कहा गया? कृषि का विभाग जो होगा, पुलिस और न्यायालय इसने बनवाए बहुत सारे। न्यायालय दो प्रकार के होते हैं, है ना, फौजदारी और दीवानी, होते नहीं होते? तो दीवानी न्यायालय इसने बनवाए और फौजदारी भी, है ना। चलो इतने देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। पहले इतना बताओ कि स्थायी जो होगा, ये छोड़ो, कृषि विभाग जो होगा, कृषि विभाग को क्या कहा जाएगा तुम्हारे हिसाब से? कृषि विभाग को क्या कहना चाहिए? कृषि को तुमको पता है अनाज को क्या कहते हैं? शीत कहते नहीं कहते? शीत कहते हैं, हिंदी में अनाज को शीत कहते हैं। इसलिए इसने कृषि विभाग का नाम रखा शीताध्यक्ष। क्या नाम रखा? क्या नाम रखा? हाँ, क्या नाम रखा? शीताध्यक्ष रखा। अच्छा, पुलिस का नाम बताओ क्या रखा होगा इसने? जो पुलिस विभाग होगी उसका नाम क्या रखा? इसके समय में पुलिस का सबसे बेस्ट नाम था, आज तक उतना बेस्ट नाम पुलिस विभाग का किसी ने नहीं रखा। जैसा काम वैसा नाम। क्या नाम रखा? इसका नाम रखा इसने राजछिन। क्या नाम रखा? क्या नाम रखा? राजछिन। किसका नाम है ये? पुलिस का। कृषि विभाग का नाम क्या है? राजछिन। कृषि विभाग का राजछिन नाम है, शीताध्यक्ष नाम है ना। अब अच्छा, दीवानी न्यायालय होंगे तो उसका नाम क्या होगा? दीवानी न्यायालय समझते हो क्या होते हैं? जो धन मन से दीवानी मतलब जो धन से रिलेटेड होते, जिनकी भरपाई की जा सकती है ना। पढ़ा चुके हैं पूरा। हाँ, जो लोग पागल हो वो उनके लिए जो न्यायालय खोला जाए, पागलों का न्यायालय, है ना। आगरा का पागल खाना वो दीवानी न्यायालय है। बताओ, जिनमें जो धन का मामला हो, आपस में कोई विवाद कर दिया, भूमि संपत्ति से रिलेटेड कोई भी मामले होते हैं, ये सब कहाँ जाते हैं? ये सब दीवानी न्यायालय में जाते हैं, है ना। जिनकी भरपाई की जा सकती है वो सारे न्यायालय। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं धर्मस्थली। क्या कहा इसने? धर्मस्थली। क्या कहा? धर्मस्थली कहा। दूसरे होते हैं फौजदारी मुकदमे। फौजदारी न्यायालय में जाएंगे, फौजदारी मुकदमे। तो फौजदारी न्यायालय को क्या कहा उसने? फौजदारी न्यायालय समझते क्या होते हैं? जहाँ पे मारपीट के मामले जाए, धमकी के, कि तुमको हम मार देंगे, जान से मार देंगे, तुमने जाकर के रिपोर्ट करा दी, है ना। हो गया क्या? फौजदारी मुकदमा। और फौजदारी मुकदमा कहाँ जाएगा? फौजदारी न्यायालय में जाएगा, है ना। सेशन कोर्ट जाएगा, नहीं जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा? जो धन से रिलेटेड नहीं, मारपीट से रिलेटेड है, इसको क्या कहा जाएगा? कंटक शोध। क्या कहा जाएगा? कंटक शोध कहा जाएगा। और बहुत सारे इसके थे, जैसे गुप्तचर, है ना। गुप्तचर विभाग रखा। एक थे स्थायी गुप्तचर। क्या थे? दूसरे चलायमान थे। क्या थे? चलायमान गुप्तचर। चलायमान गुप्तचर समझते हो? हाँ,
IB है, NIA है ना, ये सब क्या है, रॉ है, ये सब अलग अलग गुप्तचर हैं। रॉ बाहर काम करता है, IB अंदर, है ना। NIA आतंकवादी घटनाओं को देखता है, ठीक है ना। रॉ वाले विदेशों में जाकर के गुप्तचर वहाँ पे गुप्त तरीके से जानकारी भेजते हैं। जो देश के अंदर रह के भेजते हैं गुप्त तरीके से रह के, उनको IB कहते हैं, है ना। बताएंगे किसी दिन अलग विभाग के बारे में बताएंगे, हाँ, पॉलिटी वाली क्लास में। यहाँ पे बताओ गुप्तचर को इसने क्या कहा, तुम्हारे हिसाब से गुप्तचर को क्या कहना चाहिए था, बताओ। हाँ, चुगला इनके हिसाब से तो मतलब तुम्हारे हिसाब से तुम सब लोग गुप्तचर हो, नहीं, क्योंकि चुगला ही तो हो तुम लोग, है ना। लड़कियों का काम ही होता चुगली करना, तो तुम सब लोग गुप्तचर हो। हाँ, ये गूढ़ रहस्य होता है इनके पास, होता नहीं होता है, होता है कि नहीं होता है, किसी को नहीं पता होता है। इनको कहते हैं गूढ़ पुरुष। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, गूढ़ पुरुष। गूढ़ मतलब जो गुप्त हो, जिसके बारे में किसी को कोई जानकारी ना हो, वो क्या कहलाते हैं, गूढ़ पुरुष कहलाते हैं, है ना। वही गुप्तचर कहलाते हैं। दूसरे होते हैं जो स्थायी गुप्तचर होते हैं, जो एक जगह पे रह करके परमानेंट, है ना। कोई गुप्तचर है, मान लिया गुप्तचर जितने भी होते हैं लड़कियां ज़्यादातर अच्छे काम करती हैं, लड़कियों से अच्छा गुप्तचर कोई नहीं होता। ये मानना है, सही बात, वास्तविकता है। थोड़ी तारीफ कर रहे हैं तो हजम करो, है ना। मतलब अपनी तारीफ पे भरोसा नहीं, मुस्कुरा नहीं सर जी, ऐसा नहीं कुछ अपनी तारीफ पे भरोसा नहीं लोगों को। अब बताओ हम क्या करें, है ना। तो गुप्तचर के मामले में लड़कियां बहुत बेस्ट होती हैं, है ना। लड़कियों में क्या होता है, किसी से कोई जानकारी निकलवानी हो, है ना, बस थोड़ा खर्चा करना है, 200 रुपये की लिपस्टिक लानी है ना, लगा ले, सारी जानकारी लो तुम, है ना। जितने भी रॉ में देखोगे, ये देखो रहस्य की बातें बताना नहीं चाहिए यूट्यूब पे, तुमको हम बता रहे हैं, है ना, उजागर ना हो जाए सब। तो पाकिस्तान में क्या होता है, हम लोग अपने यहाँ से गुप्तचर भेजते हैं और वहाँ शादी कर लेते हैं, वो लोग वहाँ रहने लगते हैं। अब फिर बस धीरे धीरे जानकारी निकाल के फ़ोन पे जानकारी इधर भेजते रहते हैं वहाँ से। अब शादी भी किससे करेंगे, कि किसी भी ऐसे खच्चर आदमी से, वहाँ के जो बड़े बड़े अधिकारी होंगे, जहाँ से जानकारी मिल सकती है ना, जो उनके परमाणु विभाग के होंगे लोग, सैन्य विभाग के लोग होंगे, उनसे शादी करवाते, बढ़िया बढ़िया लोग भेजते हैं यहाँ से। बस 200 रुपये की लिपस्टिक भिजवाते रहते हैं, इधर से काम होता रहता है ना। वो सारी जानकारी हमको मिलती रहती है। तो बहुत ये लोग त्याग करते हैं, है ना, अपना पूरा जीवन, अपना पहचान सब कुछ खो देते हैं देश के लिए। पकड़ लिए जाएंगे तो मार दिए जाएंगे, है ना, बहुत रिस्क रहता है। फिर भी देश के लिए सोचो, देशभक्ति का लेवल देखो कि यहाँ से जाकर के विदेश में किसी आदमी से ऐसे ही शादी कर रही हैं कि हमारे देश के लिए सुरक्षा का मामला है ना। तो हैट्स ऑफ है तुम लोगों के लिए। बाकी गुप्तचर के मामले में वैसे भी, है ना, चोरी के मामले में भी तुम लोग आगे रहती हो नहीं रहती आगे, है। ये होता है, मम्मी लोगों को देखो, कपड़े निकाल के टांग दे पापा जी घर पे, फिर देखो पर्स से कैसे 20-20 की, 50-50 की, 200 की नोटें, 500 की नोटें गायब होती हैं, है ना। अगर 500 की नोटें 20 से ज़्यादा हैं तो 500 की गायब होगी, है ना। अगर 100 की नोटें 20 से ज़्यादा हैं तो वो गायब की, ऐसा गायब करेंगे पता भी ना लगे, है ना, धीरे धीरे से, हर रोज़ थोड़ा थोड़ा, एकदम से नहीं कि मालूम हो जाए, है ना। तो चोरी बहुत एक्सपर्ट करते हैं लोग, है ना, पता भी नहीं लगता। और जब भी पूछ लिया जाए, कह दे पापा कि आज मुझे लगता है मेरी पर्स में से कुछ रुपए कम है, ऐसा लग रहा है कहीं, तो क्या कहेंगी, खर्च किए होगे, भूल गए होगे, है ना। हमसे कहना नहीं, हम नहीं निकाले, हम छूते नहीं हैं किसी की पर्स, यही लिए हम किसी के पर्स नहीं छूते हैं। हमसे कहना भी नहीं, कहीं खर्च किए होगे, इधर उधर बर्बाद किए होगे, उड़ा दिए, गिर गए होंगे कहीं, है ना, दिए होंगे किसी को। ये सारी बातें होती कि नहीं होती हैं घरों में, होता है नहीं होता है, नहीं होता। ये देखो कह रहे सर, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ, हम मम्मी से कहते हैं, अपनी मम्मी से, हमारी मम्मी नहीं करती तो हम कहते रहते हैं चोरी कर लिया करो थोड़ी थोड़ी। ये तुम्हारा जो प्राकृतिक तुम्हारा स्वभाव है ना, इसको कैसे तुम लोग छोड़ सकती हो। ये आने वाली पीढ़ियों में देखा नहीं जाएगा फिर ऐसे अगर तुम लोग छोड़ दोगी। ये जिंदा रहना चाहिए, है ना। ये क्या, हाँ, संकटग्रस्त हो चुके हैं, हाँ, ये रहना चाहिए, संकटग्रस्त हो चुका है इस मामला, ये जिंदा रहना चाहिए, है ना। हम मम्मी से क्या रहते हैं कल ही, कहते नहीं चुराते तो चुराया करो, हमारे में से चुरा लिया करो नहीं ज़्यादा 10 रुपये चुराया करो हमारे में से, पापा के में से 500 चुरा लिया करो मेरे में 10, है ना। तो मम्मी कहते हैं हमको चोर समझ रखे हो क्या हम क्या, अंदर से तो हमने यही सोच रखा है बाहर से कुछ भी हो। चलो, स्थायी गुप्तचर, स्थायी गुप्तचर को क्या कहते हैं, इनको कहते हैं संस्था। इसमें क्या कहते थे इनको, इसमें इसको
संस्था कहते थे। अच्छा, चलने वाले लोग होंगे तो इनको क्या कहेंगे? जो चलायमान गुप्तचर हैं, इधर उधर चलते रहते हैं, धीरे धीरे जानकारी निकलते रहते हैं। चलायमान समझते नहीं हो? कहीं पे भी कोई कुछ लोग हैं वहाँ पे जा करके आराम से टहल के खड़े हो गए ऐसे, जैसे पता ही नहीं ये ऐसे ही आए हैं यहाँ देखने के लिए, है ना। ऐसे देखते रहेंगे, अच्छा ये पंखा है, घूमता है, इधर तुम्हारी ध्यान तुम्हारी बातों पे है ना। तो क्या होता है? चलायमान होते हैं, आज यहाँ कल वहाँ कल कहीं और, है ना। इन वाले गुप्तचर को क्या कहते हैं? इनको कहते हैं संचार। क्या कहते हैं? इनको संचार कहते हैं। ठीक है ना, ठीक है। अब बात आती है जंगल के बारे में। जंगल का अधिकारी होता है। जंगल का अधिकारी क्या कहलाएगा? जंगल का अधिकारी, जंगल का अधिकारी क्या कहलाएगा? हाँ, अरण्य अध्यक्ष, है ना। अरण्य मतलब जंगल, अध्यक्ष मतलब क्या? अध्यक्ष हो गया जंगल का अधिकारी। देखो कैसा कैसा लॉजिक देखो इनका। क्या कहते हैं इसको? आंतरिक। क्या कहते हैं? आंतरिक। आंतरिक क्या होता है? जंगल का अधिकारी क्या कहलाता है? आंतरिक कहलाता है ना। अच्छा, टैक्स वसूलने वाले भी कुछ लोग होंगे, है ना। और टैक्स वसूलेंगे तो कोष कहीं पे रखेंगे, नहीं रखेंगे? टैक्स का जो अधिकारी होगा, और जो टैक्स वसूलेगा तो कहीं ना कहीं कोष में जाएगा, तो कोषाध्यक्ष भी होना चाहिए। कोषाध्यक्ष जानते क्या होता है? कोष वही जो राजकोष होता है तुम्हारा, जितना रेवेन्यू तुम्हारा इकट्ठा होता है उत्तर प्रदेश से, फिर उत्तर प्रदेश के राजकोष में जाएगा, है ना। जो केंद्र में सारा रेवेन्यू जितना भी जनरेट होता है, कोई एक अधिकारी होगा जो टैक्स का अधिकारी होगा, वो पूरा इकट्ठा करता होगा। तो वो वाले अधिकारी को क्या कहते हैं? वो जमा करता कहाँ पे है? देश के राजकोष में जमा करता है। तो वहाँ पे भी अध्यक्ष होगा, जिसको कोषाध्यक्ष कहेंगे, है ना। तो इनको क्या कहते थे वो बताओ? इसको कहते थे समाहर्ता। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? समाहर्ता। इसको कहते हैं सन्निधाता। क्या कहते हैं? सन्निधाता। कोषाध्यक्ष समझ में आया? जहां पे सारा कोष इकट्ठा होकर जाएगा वो क्या कहलाएगा? सन्निधाता कहलाएगा। ठीक है ना, कितना लिखो। अच्छा, अगर तुमसे पूछा जाए वास्तुकला के बारे में, नहीं चलने दो, वास्तुकला के बारे में बताओ। अगर तुमसे वास्तुकला के बारे में पूछा जाए कि मौर्य वंश में वास्तुकला कौन कौन सी थी? वास्तुकला समझते हो? कुछ भी कला का निर्माण करना वास्तुकला कहलाती है। जैसे भवन निर्माण करना, है ना, नालियाँ बना देना, ये सब क्या है? वास्तुकला में तो आता है। मूर्तियाँ बना लेना, ये भी वास्तुकला में आता है ना। लकड़ी के सामान बना लेना है, मेजें कुर्सियाँ बनी हो, ये भी सब वास्तुकला में आता है ना। तो जितना भी निर्माण कार्य हो रहा है ये सब क्या है? वास्तुकला में आता है। उसके समय में वास्तुकला कैसी रही होगी? अशोक के समय में, यहाँ पे लिख लें वास्तुकला। मौर्य वंश में वास्तुकला कैसी रही होगी? तो मौर्य वंश में जब तुम देखोगे तो लकड़ी के सामान ज़्यादा मिलेंगे और पत्थरों के सामान ज़्यादा मिलेंगे, है ना। पत्थरों पे शिल्पकारी ज़्यादा हुई है कि नहीं हुई है? और लकड़ी पे भी हुई है। लकड़ी के भवन मिलते थे। क्या मिलते थे? लकड़ी के भवन मिलते थे। क्या कोई लोग बता सकते हो लकड़ी के भवन कहाँ से मिले? बताओ। मतलब जो ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें होंगी वो राजधानी में होंगी नहीं होंगी? तो ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें, लकड़ी के जो भवन वगैरह बने होंगे तो उस समय की कला अच्छी रही होगी। ऐसे थोड़ी ना खाली प्लेट पावा लगा करके दीवारें बना दी, बस बन गया लकड़ी का भवन। छत डाल दी लकड़ी की, हो गया लकड़ी का भवन। उस पर कुछ ना कुछ कलाकारी की गई होगी, है ना, कुछ अच्छा बनाया गया होगा, क्योंकि वास्तुकला उसके समय में दो चीज़ों की बहुत उत्तम थी। तो ये पटना में मिलेंगे लकड़ी के भवन, तुमको पटना में देखने को मिलेंगे। कहाँ पे? पटना में भी एक जगह है कुम्हर। क्या जगह है? कुम्हर। वो तुमको देखने को मिलेगा, लकड़ी के भवन के लिए फेमस है। वहाँ पे मिलेंगे लकड़ी के भवन, वो भी अशोक के समय के बने हुए, मौर्य वंश के समय के बने हुए, है ना। और पत्थर में तो तुमने देखा ही है, पत्थर के लिए तुमने देखा है सांची का स्तूप। देखा नहीं देखा? सांची का स्तूप सबसे बड़ा स्तूप है नहीं है? सांची का स्तूप सबसे बड़ा है कि नहीं है? सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है? सांची का स्तूप। कहाँ पे है? ये जी कल ही बताया है। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में। कहाँ पे है? सांची का स्तूप कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। अच्छा, सारनाथ का स्तंभ देखा नहीं? अशोक स्तंभ जिसको कहते हैं, है ना। सारनाथ का अशोक स्तंभ
जिसको अशोक स्तंभ कहते हो, ये मिला, ये भी तो उसी की है ना। वास्तुकला में तो आएगा, पत्थर का ही बना है, पत्थर की वास्तुकला होगी। कोई तो बता सकते हो? अच्छा ये कितना लंबाई हम बता चुके हैं क्लास में, 45 फीट ऊंचा है ना। इसमें कितने शहर बने हुए हैं? चारों शहर क्या दर्शाते हैं? हाँ शांत है, पर शांत समझो नहीं है, लॉजिक को समझ में नहीं आया। मतलब इतना मन से बता, देखने में शांत लगते हैं पर अंदर से एग्रेसिव है ना। अगर उलझोगे तो काट खाएंगे, है ना। ऐसा है, ऐसा नहीं है। देखो हमने तुमको इतने ध्यान से बताया था, सब डिटेल बताया था। हमने कहा था कि सारनाथ में ही भगवान बुद्ध ने उपदेश दिया था अपने भक्तों को, अपने भिक्षुकों को, जितने भी उनके अनुयायी थे उनको उपदेश दिया था। कहा था कि सभी लोग चारों दिशाओं में फैल जाओ और वहाँ पर मेरे उपदेशों की चर्चा करो और लोगों में मेरी यहाँ जागरूकता ले आओ, मेरी बातों को पहुँचाओ, है ना। तो बौद्ध धर्म में जो भगवान बुद्ध के उपदेश हैं उनको सिंह की गर्जना कहा गया है। क्या कहा गया है? सिंह की गर्जना कहा गया है। इसीलिए सारनाथ में अशोक ने सिंह बनवा दिया। सिंह मतलब शेर, है ना। और सिंहों को चारों दिशाओं की तरफ बना दिया कि चारों दिशाओं में क्या रहेंगे? चारों दिशाओं की तरफ है गए, मतलब यहीं से चारों दिशाओं में फैल गए थे, है ना। चारों दिशाओं में सिंह की गर्जना होने लगी, मतलब भगवान बुद्ध के उपदेश चारों दिशाओं में यहीं से फैले हैं। यहीं पे उपदेश दिया था भगवान बुद्ध ने, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? सारनाथ का स्तंभ जो बना है उसमें 4 बने हुए हैं शेर, ठीक है। 3 दिखते हैं सामने से, एक नहीं दिखता, है ना। एक उसके पीछे होता है जस्ट। उसी पे बना हुआ है जो एक चक्र है, उसके नीचे बना हुआ है अशोक चक्र। उसमें तीलियां कितनी हैं? 32 तीलियां हैं, है ना। जो तुम्हारे झंडे में, जो तुम्हारे तिरंगे में तीलियां हैं, इसमें कितनी हैं? लिया वहीं से गया है, पर इसमें 24 तीलियां हैं, है ना। जो वास्तविक चक्र है उसमें 32। ये 32 तीलियां भगवान बुद्ध के 32 लक्षणों के बारे में बताती हैं, 32 गुणों के बारे में बताते हैं, है ना। और उसमें एक लाइन लिखी गई है, सत्यमेव जयते, कि सदैव सत्य की जीत होती है। किसकी जीत होती है? ये कहाँ से लिया गया है? हाँ, मुंडकोपनिषद से। कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है ना। तो यहाँ पे देखोगे तुमको मिलेगा, अशोक बौद्ध धर्म को तो फॉलो करता था पर सनातन धर्म को भी बराबर का सम्मान देता था। उसकी चीज़ों को भी ऐसा नहीं कि नकार देता था सिरे से, उसको ही मानता था, है ना। मुंडकोपनिषद क्या है? सनातन धर्म का साहित्य है। तो वहीं से उसने लिया एक लाइन जिसको कहते हैं सदैव सत्य की जीत होती है, सत्यमेव जयते। किस भाषा में लिखा गया है? सत्यमेव जयते किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में। किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में, है ना। तो अशोक के स्तंभ के बारे में जानकारी थी। एक वैशाली में स्तंभ मिलेगा तुमको जो उत्तर दिशा की ओर शेर करके बैठा हुआ है ना, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे स्तंभ मिलेंगे तुमको अशोक के बारे में। ये छापो, फिर तुमको आगे बताते हैं। अब बात करते हैं अशोक के साम्राज्य की। अशोक का साम्राज्य कौन सा है? मगध। मगध के बारे में अगर बात करें तो मगध में प्रांतों की संख्या कितनी थी? अशोक के समय में मगध में प्रांत कितने थे? अशोक के पहले देखोगे तो मगध में 4 प्रांत मिलेंगे तुमको, है ना। कौन कौन से? तुमको प्रांत मिलेंगे उत्तरापद, है ना। प्रांत समझते बहुत बड़ा साम्राज्य है, उसमें अलग अलग राज्य। जैसे तुम्हारे इसमें हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान एक क्या है? पूरा साम्राज्य है। उसके अंदर प्रांत तुमको अलग मिलेंगे, जिसको प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश कहते हो, है ना। जिसको राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कहते हो, वैसे भी प्रांत होते हैं। तो इसके समय में पहले अगर देखोगे मौर्य समय, मौर्य के बाकी शासकों के समय में, बिंदुसार के समय में या चंद्रगुप्त मौर्य के समय में देखोगे तो 4 प्रांत मिलेंगे। कौन कौन से? उत्तरापद, दक्षिणापद, है ना। और कौन मिलेगा? प्राची मिलेगा, है ना। एक और कोई है बताओ? हाँ, अवंती। अवंती मिलेगा, है ना। कौन सा है? अवंती। 4 प्रांत तुमको मिलेंगे अशोक के समय में, ठीक है। उत्तरापद, दक्षिणापद और प्राची और अवंती, है ना। पर अशोक ने एक और प्रांत जोड़ लिया, क्योंकि अशोक के समय में मगध वंश का सबसे ज्यादा विस्तार हुआ था, है ना। अशोक के समय में जितना मगध वंश का विस्तार हुआ था उतना किसी वंश में विस्तार नहीं हुआ था। सबसे बड़ा विस्तार किसका था? अशोक का था, है ना। साम्राज्य सबसे बड़ा किसका था? अशोक का था। अशोक ने एक और जीत लिया था जिसको कहते हैं कलिंग। क्या जीता था? तो कलिंग एक और जुड़ गया था। अच्छा, ये सब प्रांत हैं, क्या है ये सब क्या है? ये प्रांत है। इनकी राजधानी भी तो होगी, कुछ होगी कि नहीं होगी? तो इनकी राजधानी बताओ। उत्तरापद की राजधानी बताओ। उत्तरापद मतलब जो उत्तर में है। पूरब में क्या होता है? पूरब में इधर बिहार बंगाल साइड में आ जाओगे
पश्चिम में कहाँ चले जाओगे? पाकिस्तान, अफगानिस्तान की तरफ। तो उधर राजधानी क्या होगी? नहीं बट उस समय थोड़ी, जब मगध वंश मौर्य वंश था तब बताओ, मगध पे जब मौर्य वंश था तब कौन सी राजधानी थी? तक्षशिला। राजधानी क्या थी? तक्षशिला राजधानी थी। किसकी? उत्तरापद की। दक्षिणापद की राजधानी क्या होगी? दक्षिणापद मतलब साउथ में सबसे ज्यादा, साउथ में कहाँ तक फैला था? नीचे पूरा हिंदुस्तान तक। वहां पे राजधानी क्या होगी? वहां पे राजधानी थी स्वर्णगिरी। क्या थी? स्वर्णगिरी। कौन सी राजधानी थी? स्वर्णगिरी कहाँ पे है? ये महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है? महाराष्ट्र जानते हो, मुंबई वाला। और ये कहाँ पे है? ये पाकिस्तान में है कि नहीं है? देखो तक्षशिला कहाँ पे है? पाकिस्तान में। कहाँ पे है? पाकिस्तान में। और स्वर्णगिरी महाराष्ट्र में। अच्छा प्राची बताओ क्या है? प्राची की राजधानी क्या होगी? प्राची है क्या? प्राची वही है जहां से मगध की शुरुआत हुई थी। मगध की शुरुआत कहाँ से हुई थी? बिहार से, है ना? तो वही शुरुआत में मगध हुआ करता था, है ना? तो उस समय मगध की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। तो इसकी राजधानी क्या हो जाएगी? पाटलिपुत्र। क्या हो जाएगी? पाटलिपुत्र। तो बिहार में है, इसमें लिखने की जरूरत है नहीं, तो पता ही होगा पटना जिसको कहते हो, है ना? अवंती। अवंती क्या है? अवंती की राजधानी। अवंती को जीता था, है ना? चंद्रप्रद्योत को जीता नहीं था, उसको मिला लिया था ऐसे ही, है ना? चंद्रप्रद्योत को। अब बताओ ये अवंती की राजधानी क्या है होगी उस समय? अवंती की राजधानी बताओ। अवंती की राजधानी उज्जैन। उज्जैन कहाँ पे है? उज्जैन अवंती की राजधानी है। किस राज्य में आज के समय में पड़ता है? तो मध्य प्रदेश में। कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? महाकालेश्वर मंदिर, है ना? कलिंग बताओ। कलिंग की राजधानी क्या होगी? जो इधर उड़ीसा के साइड का क्षेत्र था, है ना, वो वाला कलिंग। कलिंग की राजधानी। कोई लोग अगर अलग से पढ़ते हो कुछ तो बताओ। कलिंग की राजधानी तोसल। तो तुम अगर देखोगे तो पूरे मगध साम्राज्य में, है ना, केवल मौर्य साम्राज्य की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे मगध साम्राज्य में सबसे बड़ा साम्राज्य विस्तार कब हुआ? जब अशोक शासन कर रहा था। अशोक के समय में जितना बड़ा साम्राज्य था उतना किसी का साम्राज्य नहीं था। इसलिए इसको क्या कहते हैं? सम्राट अशोक कहते हैं। क्या कहते हैं? सम्राट अशोक कहते हैं, क्योंकि इसका साम्राज्य सबसे बड़ा विशाल का था। इधर सोचो, दक्षिण से लेकर के उधर अफगानिस्तान तक, है ना, इधर कटक से लेकर के अटक तक, वहां तक इसका साम्राज्य फैला हुआ था। कटक कहाँ पे है? इधर कलिंग में, है ना, उड़ीसा में पड़ता है। उधर अटक वहाँ अफगानिस्तान में, इधर से लेकर के उधर ऊपर वहाँ जम्मू कश्मीर में, वहाँ काट पीट के आया था, याद करो, है ना? श्रीनगर की स्थापना इसी ने की थी। और नीचे यहाँ महाराष्ट्र तक तो ये मिल ही रहा है। मतलब सोचो हिंदुस्तान का विस्तार, सोचो पूरा कितना बड़ा होगा, है ना? अखंड भारत उतना बड़ा हमारा था, है ना? हमको धीरे धीरे पूरा लाना है अभी वापस, है ना? तो अब धीरे धीरे हम लोग करेंगे प्रयास। पहले जम्मू कश्मीर अपना वापस लाएंगे, है ना? फिर लद्दाख में जो हमारा हिस्सा गया है अक्साई चीन वाला, वो निकाल लेंगे। फिर धीरे धीरे पूरा पाकिस्तान, फिर अफगानिस्तान, इधर का आ जाएगा, फिर इधर पूरब में देखेंगे, है ना? पूरा लाना है, वापस नहीं लाना है। इधर वैशाली सब अपने में था, बाकी वो जो नेपाल वगैरह है वो भी अपने को वापस लाना है, तो उधर भी ध्यान देना पड़ेगा, है ना? पहले अभी क्या करते हैं? अभी देखते हैं अशोक के समय में प्रांत कितने थे? 5 प्रांत थे। कौन कौन से? उत्तरापद, दक्षिणापद, प्राची, अवंती, कलिंग। सबकी राजधानी याद रहेंगी? ऐसे राजधानी पूछेगा, प्राची की राजधानी क्या है? पाटलिपुत्र, है ना? उज्जैन की राजधानी क्या है? ये जीजी फंस गई जीजी दिमाग, अरे फंस गया, ये कहाँ गया? अरे ये तो था ही नहीं। जीजी को ये वाले याद है, ये तो इधर फिट ही नहीं बैठ रहा है, इसमें है ही नहीं, है ना? उज्जैन तो है ही नहीं इसमें। उज्जैन खुद राजधानी है, इसकी राजधानी है। अवंती की राजधानी उज्जैन है। ये याद कर लेना, छोटी सी बात तो है ना? अब अशोक को खत्म कर देते हैं, बहुत हो गया अशोक, है ना? मार दिया जाए इसको, है ना? बताओ अशोक को कब मार दें? कब इसकी मृत्यु होनी चाहिए? अशोक की मृत्यु बताओ कब इसकी मृत्यु किया जाए? 232 ईस्वी पूर्व। कब हुई इसकी मृत्यु? 232 ईस्वी पूर्व में इसकी मृत्यु हो गई। इसकी मृत्यु के बाद में कोई भी उतना योग्य शासक मौर्य वंश में नहीं आया। इसकी मृत्यु के बाद में इसका एक पुत्र हुआ। हाँ, स्वाभाविक मृत्यु हुई, मरा, आराम से मरा है ना, धीरे धीरे, है ना? इसका एक पुत्र था कुणाल। क्या नाम था इसका? इसका पुत्र था कुणाल, और ये एक अयोग्य था, है ना?
अयोग्य रहोगे तो ज़्यादा दिन तक रहोगे नहीं, है ना। ऐसे ही चलते चलते इसके अशोक के बाद में जितने भी शासक आए वो योग्य नहीं थे। अशोक ही था जो सबसे योग्य शासक था। उससे पहले वाले शासक भी योग्य थे, जैसे चंद्रगुप्त की बात की जाए, बिंदुसार की बात की जाए, अशोक तो सबसे योग्य था, है ना। अशोक के बाद में कोई भी योग्य शासक नहीं आया। उसका पुत्र आया कुणाल, वो भी योग्य नहीं हुआ। फिर ऐसे करते करते अंतिम शासक जो आया उसका नाम था मगध का। अंतिम शासक कौन होगा? अंतिम शासक मगध का, है ना। मगध का अंतिम शासक कौन होगा? बृहद्रथ। कौन है? बृहद्रथ। अंतिम शासक कौन है? ये इतना खच्चर आदमी है, इतना खच्चर आदमी है कि सोचो, जिसको अशोक ने जीत लिया था कलिंग 261 ईसा पूर्व में, वो भी भाई साहब हार गए, है ना। कलिंग अलग हो गया। क्या हो गया? कलिंग अलग हो गया, है ना। अच्छा, इसको कलिंग को अलग कराया किसने? खारवेल शासकों ने। किसने अलग कराया? खारवेल शासकों ने। किसने? तो कलिंग को खारवेल शासकों ने अलग करा ले। सोचो, अशोक ने जिसको जोड़ा था अपने में, कितनी मार काट की थी इसके लिए, और इसके समय में क्या हो गया? ये अलग हो गया। ये भाई साहब इतने ज़्यादा खच्चर थे बृहद्रथ, इतने खच्चर कि एक बार ये भ्रमण करने के लिए निकले। कहाँ निकले? अपने साम्राज्य में जाएंगे। इधर उधर निरीक्षण कर रहे थे तो साथ में अपने सेनापति को भी लेकर के गए थे। सेनापति ने देखा मौका अच्छा है ना, ये इधर तो देख ही रहे थे, पीछे से मारा खटाक, है ना। तो इसका सेनापति एक था पुष्यमित्र शुंग। क्या था? पुष्यमित्र शुंग। कौन था? शुंग। ये क्या है? इसका सेनापति है ना। और सेनापति ने, पुष्यमित्र शुंग ने इसकी क्या कर दी? बृहद्रथ की हत्या कर दी, है ना। और यहाँ से खत्म हो गया मौर्य वंश। मौर्य वंश के बाद में कौन सा वंश आ जाएगा? पुष्यमित्र शुंग वंश आएगा। इतना बड़ा वंश, केवल शुंग वंश आएगा। कौन सा वंश आएगा? शुंग वंश आएगा। तो आगे की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे शुंग वंश, है ना। तो शुंग वंश आगे से चालू होगा। शुंग वंश का संस्थापक कौन होगा? पुष्यमित्र शुंग, है ना। पुष्यभूति नहीं, पुष्यभूति दूसरा शासक है, वो बताएंगे बाद में। पुष्यमित्र शुंग आगे आएगा, है ना। अशोक के समय में अच्छा एक चीज और हुई है, हमने कहा वास्तुकला बहुत अच्छी थी, तो उस समय मूर्तियां भी बहुत अच्छी अच्छी बनती थी, है ना। एक बहुत ही फेमस मूर्ति है जिसको कहते हैं यक्ष और यक्षिणी की मूर्ति। यक्ष यक्षिणी की मूर्ति बहुत फेमस है अशोक की, अशोक के समय की, मौर्य वंश के समय की यक्ष यक्षिणी की मूर्ति। इसके बारे में बताओ, ये कहाँ से मिली? बहुत फेमस है। यक्ष जानते हो? बहुत सारे साथ में तुमको मंदिर मिलेंगे, है ना। तो वहाँ मंदिर के गेट पे जो दो मूर्तियाँ बनाई जाती नहीं, ऐसे लोटा लिए ऐसे खड़ी होती हैं, दो मूर्ति ऐसे ऐसे दोनों तरफ साइड में, एक इधर एक उधर, है ना। या कुछ जो भी कुछ ऐसे बना होता है ना, शायद ऐसे की होती है या ऐसे कुछ की होती है, घड़ा ऐसे, है ना, ऐसे लोटा लिए खड़ी होती है, वो होते हैं यक्ष और यक्षिणी, है ना। तो बहुत ही प्रसिद्ध यक्ष और यक्षिणी की मूर्ति मिली है मौर्य वंश के समय की। वो कहाँ से मिली है बताओ? इतनी अच्छा अगर कोई आर्किटेक्चर है तो कहाँ पे होगा? राजधानी में। राजधानी से बाहर जाएगा तो कहाँ पे मिलेगा हमको? ये पाटलिपुत्र यानी कि पटना में मिलेगा। कहाँ मिलेगा हमको? ये पटना में मिला। कहाँ पे मिला है? पटना में। पटना में भी एक अगर खास जगह की बात करोगे तो दीदारगंज में। कहाँ पे मिला है? दीदारगंज में, है ना। तो पटना के दीदारगंज से हमको क्या मिला है? यक्ष और यक्षिणी की बहुत ही प्रसिद्ध मूर्ति, ठीक है ना। तो अशोक के बारे में इतनी सभी चीजें हैं। अशोक का हमने तुमको साम्राज्य पूरा पढ़ा दिया, है ना। साम्राज्य का विस्तार बताया, कौन कौन से प्रांत थे ये भी बता दिया, है ना। विभाग बता दिए, सैन्य व्यवस्था बता दी, शिक्षा व्यवस्था बता दी, सब कुछ बता दिया, है ना। अशोक बहुत ही उदार व्यक्ति था। अशोक के जाने के बाद में मौर्य वंश के पतन का कारण तुम लोग बता सकते हो क्या है? अयोग्य शासक बहुत बड़ा एक फैक्टर है कि कोई योग्य शासक नहीं आया। दूसरी बात, इसका युद्ध नीति को त्याग देना है। अशोक अगर युद्ध नीति ना त्यागा होता तो और भी साम्राज्य ऑक्युपाई कर सकता था, अपने में मिला सकता था, है ना, हथिया सकता था। पर अशोक ने युद्ध नीति को त्याग दिया, उससे क्या हुआ? उतना ही साम्राज्य उसका सीमित रह गया, है ना। तो युद्ध नीति को त्याग देना, बौद्ध धर्म के प्रति कुछ ज्यादा ही लगाव रखना, है ना, ये भी एक कारण हो सकता है। बौद्ध धर्म के प्रति इसका इतना लगाव था कि बौद्ध भिक्षुकों को जब ये दान देता था तब ये नहीं देखता था कि कितना वो दे रहा है, देता जाता था, देता जाता था, देता जाता था। तो ये सारी चीजें थी, इससे राजकोष पे भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। यही सब कारण है। सबसे बड़ा कारण यही है कि कोई योग्य शासक नहीं है। अशोक ने इतना अगर बर्बाद कर दिया था लास्ट में, तो बाकी बाद में कोई योग्य शासक आता वो सुधार लेता,
पर बाद में भी कोई योग्य शासक नहीं आया। तो सबसे मेन कारण यही है कि मौर्य वंश के पतन का कारण क्या हो जाएगा कि कोई भी योग्य शासक नहीं मिला है ना। अशोक ने भी बहुत सारे ऐसे गलत काम लास्ट में कर दिए, गलत काम नहीं कहोगे, उसकी नीतियाँ थी उसको सही लगी, है ना, तो वो भी कारण हो सकते हैं मौर्य वंश के पतन के। ठीक है ना, तो आज से मौर्य वंश समाप्त। जय हिंद।